अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज कहने का दिल चाह रहा है कि सुबह बखैर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ऑल्दो बारिश बहुत ज़्यादा कई मकामात पे हुई है और वहाँ पानी भी खड़ा है, बिजली की बंदिश का भी लोगों को सामना है, मुश्किलात भी हैं, कारोबार भी उस तरह से नहीं खोल सके हैं, जो दुकानें सुबह खुल जाती हैं, पर्टिकुलरली लाहौर और इसके गिरदोनवाह में। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में एज एन फ्राम नॉर्थ टू साउथ बारिश हो रही है। कराची में भी रात से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, लेकिन बारिश हो रही है और मुसलसल हो रही है। जो ये कहा जा सकता है कि कराची में मॉनसून की पहली बारिश का अब आगाज़ हुआ है, या रात से जो बारिश हो रही है ये मॉनसून की पहली बाज़ाब्ता बाकायदा बारिश है, जिसे बारिश कहा जाना चाहिए। उधर लाहौर में तो भाई कई बरसों का रिकॉर्ड टूट गया है। अपेरेंटली ये बताया जा रहा है कि 40 साल रिकॉर्ड कोई टूटा है, हम ज़रा तस्दीक करेंगे इसकी, लेकिन एयरपोर्ट पर ही सिर्फ 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फिर लाहौर के बहुत से लो लाइंग एरिया है, नशेबी इलाके हैं, लक्ष्मी चौक है, गड़ी शाहू है, एयरपोर्ट के अतराफ़ के इलाके हैं, भट्टा चौक एंड सराउंडिंग्स, पानी खड़ा हो गया है और कई कई फुट पानी खड़ा हो गया है। दुकानों में भी जा रहा है, घरों में भी जा रहा है, आमदोरफ्त मुतासिर है। कुछ वो एक्सेप्शनल होते हैं ना बच्चे जिनके कुछ टेस्ट चल रहे होते हैं, ऑल्दो वैसे तो स्कूल बंद ही हैं, लेकिन होते हैं बाज़ स्कूल के बाज़ अकेडमीज़ जहाँ पे कुछ बच्चों के असेसमेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं, वो तो बोर्ड पेपर्स वो सारे भी कैंसिल हो गए हैं। सो ये है सूरत हाल। और बिजली की बंदिश या बिजली की फराहमी की क्या अपडेट है ये भी हम आपको देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है पानी की निकासी के हवाले से अपेरेंटली, और सबसे पहले और फिर बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ भी वो भी हम आपको बताएँगे। सो ये है अपडेट। हुमा आज बाय द वे इनके सुबह में बारिश की एक्साइटमेंट में आपको बताना भूल गया कि हुमा इज़ नॉट हेयर टुडे, वो ज़रा अपनी किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकी हैं। सो या हमारे पास चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी होंगे, कुछ लाहौर से नुमाइंदगान भी होंगे, कराची से भी नुमाइंदगान होंगे। कौन है हमारे पास जी? शवाला असलम है हमारे पास कराची से। और शवाला हैं कहाँ मौजूद, ये शवाला ही हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम शवाला, बताइएगा आप कहाँ हैं, क्या सूरत हाल है, अब तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? ज़रा सिग्नल भी डिस्टॉर्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि बारिश है, हर चीज़ आपको पता है दरहम भरम हो जाती है हमारे यहाँ भी, और जैसे मुल्क के हालात हैं वैसे ही हमारे भी हैं। सो हो जाता है सिलसिला ज़रा कुछ गड़बड़। अब बताइएगा शवाला, कैन यू हियर मी? सो वी कुड नॉट कनेक्ट टू शवाला। विजुअल्स दिखाएं भाई, विजुअल्स दिखाएं, विजुअल्स दिखाते हैं आपको। ये नहीं वैसे देखने का दिल नहीं करेगा आपका ये विजुअल्स मतलब ये कोई विजुअल्स हैं बारिश में देखने का दिल चाहे जिसको इंसान का, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई सब्ज़ा है, लेकिन कराची में ज़्यादातर ऐसे ही विजुअल्स हैं। सो अगर आपके इर्द गिर्द कोई सब्ज़ा है, आप दरख्त देख सकते हैं, कहीं कहीं लॉन है, कहीं कोई पार्क है, तो आप उसको देखें। हम आपको ये तंग गलियाँ और एसी के आउटर और तारों के जाल नहीं दिखाना चाह रहे। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है जी। और मोटरसाइकिल वालों को बड़ी पर्टिकुलरली जो मोटरसाइकिल सवारी करते हैं अफराद, वो बड़े परेशान होते हैं। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग सफ़र कर रहे होते हैं, हमने अक्सर औकात देखा है कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल ना करते हुए शाएँ गाड़ियाँ भगाते हैं, और जिसकी वजह से इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं कपड़े उनके बर्बाद होते हैं। वो पहले ऊपर से बारिश में भीग रहे होते हैं, फिर वो सड़क का पानी भी उनके ऊपर गिरता है। इट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। सो इर्द गिर्द जो हमारे लोग होते हैं, हमें उन सब का पर्टिकुलरली इन हालात में तो और भी ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं वैसे सिग्नल्स तो आउट ही रहते हैं आजकल। अब आप व्हाट्सएप को देख लें, पहले वो वॉइस मैसेजेस नहीं डाउनलोड होते थे, एज एन इट यूज्ड टू टेक सम टाइम। लेकिन अब हम लाहौर के मनाज़र आपको दिखाएंगे, और लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ और उसके अंदर के मनाज़र आप देखिए, जहाँ पर बहुत बारिश हुई है और बहुत पानी खड़ा हुआ है। सो आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू रिलेटिव्स इन लाहौर, और वो ये कह रहे थे भाई कि बस बारिश हुए चली जा रही है और कोई पुरसाने हाल है नहीं। अभी बाय द वे जो निकासी है आपका निज़ाम है, जो पानी उस तरह से अगर जो नेचुरल सिस्टम है वो तो चल रहा होता है, लेकिन अगर कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन होनी होती है तो यूजुअली ये देखें जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के मनाज़िर हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कोई और स्टेडियम है, खैर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, हाँ जी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के मनाज़िर हैं, जहाँ कई कई इंच पानी खड़ा हुआ है। लाहौर में ये एक सरकारी अस्पताल के मनाज़िर हैं जिसके वार्ड्स में पानी भर गया है, और मरीज़ भी ज़ाहिर अज़ियत में हैं। देयर इज़ अ केओस इन लाहौर। बाय द वे लाहौर में इस वक्त बहुत ही इमरजेंसी की सी सूरत हाल है।
इंतज़ामिया क्या कर रही है। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि भाई लाहौर में हम देखेंगे कि क्या होता है, पानी की ज़रूरत कैसे होती है कि वो खड़ा होता है, लेकिन पानी ने ज़रूरत कर ली है, वो कई मकामात पे खड़ा है। क्योंकि ज़ाहिर है जब इतनी बारिश हो जाए और कम वक्फे में हो जाए तो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन क्या किया जा रहा है हम वो देखेंगे। ये कराची के अगेन विजुअल्स हैं जहां आपको कहीं कोई इक्का दुक्का दरख्त नज़र आएंगे और यस जो दरख्त हैं वो खिल गए हैं, निखर गए हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि दिस इज़ द आइडियल सीज़न फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। सो अगर आप कहीं दरख्त लगाना चाहते हैं तो बस इस मौसम में आप लगा के छोड़ दें और वो ख़ुद ही अपनी जड़ें पकड़ लेगा और बहुत ज़्यादा आपको उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो ये जो जुलाई के आखिर का वक्त होता है और अगस्त का महीना ये शजरकारी के लिए बहुत ही मौजू होता है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब आज तो बहुत बातें आपसे करने के लिए, सबसे पहले लाहौर की हम सूरत हाल मालूम कर लें। कहा जा रहा है कि कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूटा है और लाहौर में तो अस्पतालों में पानी है, हर जगह पानी है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए रिकॉर्ड तो चेक करना पड़ेगा मुझे, मेरे सामने इस वक्त नहीं, लेकिन 300 मिलीमीटर से ऊपर हुई है एयरपोर्ट पे जो हमारा स्टेशन है उस पे 333 या व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी हैवी रेनफॉल। जी बिल्कुल वेरी हैवी क्या, बल्कि ये तो टोरेंशियल रेनफॉल है। जी ये गुज़श्ता मेरे ख्याल में निस्फ शब के बाद शुरू हुई या अर्ली सुबह शुरू हुई, लेकिन अब तक जो सुबह 8 बजे तक की रीडिंग है वो ये है 337। जी 337। और बाकी जगहों पर भी कहीं 150 है, कहीं 200 है, कहीं इस तरह से, मतलब पूरे लाहौर में आल क्रॉस हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये इतनी टोरेंशियल रेन, इतनी तूफानी, बेसिकली तूफान आया लाहौर में, ये तूफान एक्सपेक्टेड था? देखिए मानसून की जो जब चल रही है फेज़, जैसे कि एक्टिव फेज़ शुरू है इसका पिछले दिनों से ही, और इत्तेफाक से सिंध में ज़्यादा हो रही थी पिछले 3-4 दिनों से। उधर पंजाब में स्कैटर्ड रेन हो रही थी लेकिन बहुत हैवी नहीं था। तो ये किसी भी वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का स्पेल आ जाता है बिल्कुल। इसमें तो मतलब कोई एक्सपेक्टेड ही होता है, एक्सपेक्टेड ही होता है। अच्छा, अब ये लाहौर का जो बारिश का, कराची पे भी आएंगे, बाकी दीगर इलाकों पे भी आएंगे। लाहौर में बारिश अब आज रुक जाएगी या आगे 2-3 रोज़, ये क्योंकि अभी तो बहुत बुरी सूरत हाल है बहुत से इलाकों की, वहाँ पे बिजली भी नहीं है, पानी भी खड़ा हुआ है। जी ये जो स्पेल है ना, ये वक्फे से, मतलब इसमें थोड़ी देर बहुत शिद्दत का जो बरस चुका है उसमें कुछ तो कमी आएगी, लेकिन चलता रहेगा इंटरमिटेंटली ना, ये शाम तक इस तरह से। तो मेरे ख्याल में कम से कम आफ्टरनून तक उस तक ये जाएगा सिलसिला, इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि खासा क्लाउड मास जमा है उधर, और वो जब तक बरस के आगे नहीं निकलेगा या डिसिपेट नहीं होगा तो तब तक तो होती रहेगी। तो आज मतलब कुछ खबरें ऐसे भी नहीं कि भाई ये बारिश तो 6 अगस्त तक होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक्चुअली कल ये एडवाइजरी इशू की थी इस्लामाबाद ऑफिस हमने हमारे, तो उसमें यही था कि आज से तो मतलब आज 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक बेशतर जगहों में, मुल्क के बेशतर जगहों में, उसमें पूरा पंजाब, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ अजला में भी खासा तेज़ स्पेल मुतवक्की है 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक, यहाँ पर सिंध में भी। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि अब कराची में भी हम देख रहे हैं कि मानसून की पहली बारिश ही हम इसे कह रहे हैं, जो प्रॉपर हर जगह बारिश हो रही है और हुए चली जा रही है। रात से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब तक कराची में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? देखिए कराची में सुबह 8 बजे तक की जो रीडिंग है ना, वो कहीं 11 मिलीमीटर है, कहीं 10 मिलीमीटर है, मतलब मैक्सिमम इतनी है। उससे बाकी अमाउंट्स उससे कम है, तो 11-12 मिलीमीटर मैक्सिमम है। तो ये मतलब लाइट रेन या लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पे से कहते हैं। लाइट टू मॉडरेट लेकिन हुए चली जा रही है, अभी भी हो रही है। जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक्चुअली जो कराची के पिछले यानी परसों तक जो था ना लो प्रेशर एरिया, जिसने हब्स भी पैदा किया हुआ था, और उसके बायस परसों बड़ी अच्छी बारिश हो गई थी गडाव वगैरह में, तो 50 मिलीमीटर से ऊपर, और बाकी जगहों में कहीं 20, कहीं 30 इस तरह से फिगर्स आई थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जिसमें अभी तक लोगों को, कराची वालों को शिकायत है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। तो इत्तेफाक से जो रात से चल रही है वो वही लो प्रेशर एरिया की एक्सटेंशन अभी तक बाकी है। वो वेस्ट उधर बलूचिस्तान की तरफ तो मूव किया, बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ, लेकिन अभी तक उसकी एक्सटेंशन या फैलाव कराची। तो ये कब तक जारी रहेगा? 1-2 रोज चलेगा ये सिलसिला, या आज बस खत्म हो जाएगा और कल मतला साफ होगा? तो आज ही है, कराची में आज है, फिर कल का वक्फा है, लेकिन परसों फिर 3 अगस्त की रात से फिर वो जो अगला स्पेल है ना वो दाखिल हो जाएगा 3 अगस्त की रात से। तो 3 से लेकर 6 तक वो चलेगा और उसमें हेवी फॉल्स है। अच्छा, अब सरदार साहब हमने देखा है चित्राल में सैलाब की सी सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान के और इलाके, फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं।
क्या है, मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस दफ़ा? देखिए जुलाई में तो मामूल से बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मामूल से ज़्यादा ना होने के बावजूद देखें पहाड़ी इलाकों में या किसी इंडिविजुअल जगह पे कोई ऐसा स्पेल आ जाता है ये कि वो जो है ना बाकी तो मामूल से कम हो रही होती हैं, वो ओवरऑल आप देखें एवरेज उसकी कम होती है, लेकिन किसी जगह पे एक ऐसा स्पेल आ जाता है पहाड़ी इलाकों में, खासकर जैसे कगान नारान में हमने देखा, मानसेरा की तरफ, तो वो मसाइल पैदा कर देता है। तो ये तो पाकिस्तान की इस तरह की ना एक तरह से जियोग्राफिकली टोपोग्राफिकली एक सिचुएशन है इसी तरह की। ओवरऑल तो जुलाई में -9 रहा है, यानी पूरे पाकिस्तान की एवरेज बारिश जब हमने वो की है तो कम हुई है। जी कम हुई है, लेकिन अगस्त जो है ना वो जुलाई के मुकाबले में खासा बेटर है। अगस्त में ज़्यादा बारिश है और कम से कम पहले 10 दिन तो कोई शायद ही इसमें कोई गैप आए, तकरीबन हर जगह अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिशें। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था सरदार साहब कि इस वक्त मुल्क में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बारिश हो रही है, इज़ दैट करेक्ट? लग तो यही रहा है, मतलब पूरे ही अक्रॉस द कंट्री सब जगह ही कहीं हल्की कहीं तेज़ इसी तरह का सिलसिला जाए। सिंध के जो मतलब कराची को छोड़ के जो बाकी अजला है ना, ये वहाँ कोई ऐसी खास नहीं है अभी। और कल रात फिर इम्कान है कि वेस्टर्न सिंध जो बलूचिस्तान के साथ या नॉर्दर्न सिंध बलूचिस्तान के साथ और वेस्टर्न सिंध जो नॉर्थ वेस्ट सिंध है, वो कल रात से फिर इम्कान होगा उधर दाखिल होगी वेव्स, तो दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो सिंध की हद तक हम कह सकते हैं कि आज का दिन और कल का दिन कोई इतनी खास बारिश नहीं है। बाकी पंजाब में तो ये स्पेल तो कंटिन्यू है, चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नटशल ये है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा, ये मौसम ही ये होता है। अच्छा जी, अभी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं शवाला असलम और उनसे मालूम करेंगे कि कराची में शवाला आप कहाँ मौजूद हैं, मौसम अच्छा हो गया है, क्या है अपडेट, कितनी बारिश हुई है जहाँ आप मौजूद हैं और पानी क्या खड़ा नज़र आ रहा है या एवरीथिंग इज़ नॉर्मल? जी अब्दुल्ला, देखें ऑल्दो मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, कनेक्टिविटी इश्यूज़ भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रात गए से कराची में जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कहीं पर दरमियानी दर्जे की और कहीं पर तेज़ दर्जे की बारिश देखी जा रही है। इस वक्त मैं आपको आईए चंडीगढ़ रोड से रिपोर्ट कर रही हूँ और मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जिनमें शार फैसल है, मलीर है, शाह फैसल कॉलोनी है और उसके साथ ही गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हल्की से तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है और मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है। सुबह के औकात में भी अभी भी जो सिलसिला है बारिश का वो उसी तरीके से बदस्तूर जारी है और मौसम इसलिए भी खुशगवार सा हो गया है कि जो समुद्री हवाएं हैं वो भी इस वक्त शहर में बहाल हैं। तो काफ़ी वक्त से जो कराची वाले हैं वो इस चीज़ के लिए दुआ भी कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एक हब्स की कैफियत थी, गर्मी की शिद्दत थी, वो शहर में बरकरार थी और ये दुआएं की जा रही थी कि बारिश हो जाए। बारिश तो ऑल्दो हो रही थी मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन बहुत ही मुख्तसर दौरानिए की हो रही थी। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि रात से ये जो सिलसिला शुरू हो गया है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो खुशगवार मौसम है वो इस वक्त हो गया है, मतलब अबर आलूद है। अगर हम आपको बताएं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ये भी बता रहे हैं कि इसी तरीके से दिन भर वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम आपको ये भी बताएं कि ट्रैफिक पुलिस ने भी कुछ हिदायत हैं जो जारी कर दी है लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बारिश हो रही है, जो सड़कों पर फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनको एहतियात करने का कहा गया है। और चूँकि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है तो मुख्तलिफ मकामात पर जो कुछ शाहराहें भी हैं वहाँ पर कुछ पानी है वो भी मौजूद है, तो लिहाजा लोगों को एहतियात करने के लिए भी इस मौसम में कहा गया है। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया शवाला। चूँकि आपको हमारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है तो हम आपको मज़ीद तंग नहीं करेंगे, लेकिन आपने ओवरऑल हमें भी बता दिया शहर में क्या चल रहा है। यस, मोटरसाइकिल सवार अफराद बहुत एहतियात करें, सड़कों पर बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। वैसे ज़रा ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो जो ऑयल मिक्स हुआ होता है ना, तेल जम जाता है सड़कों पर और स्लिप होती हैं गाड़ियाँ, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि बारिश अगर मुसलसल हो रही हो। सो अभी हम चलेंगे लाहौर और सुहेल इमरान हमें बताएंगे कि लाहौर में भाई बहुत बारिश हुई है, कितना पानी खड़ा है, क्या चल रहा है। जी सुहेल। जी, लाहौर में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था जो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे जारी रहा था और उसके बाद अभी जो बारिश है वो पहले की निस्बत थोड़ी सी कम है उसकी शिद्दत, लेकिन आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं यहाँ पर पानी जमा है। ये मौलाना शौकत अली रोड है जो कि जौहर टाउन की तरफ जाता है, इलामा इकबाल टाउन की तरफ से लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी जमा है और यही सूरत हाल पूरे शहर की है। जी हाँ, डेविस रोड हो, माल रोड हो,
जेल रोड हो, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। निशेबी इलाकों में तो पानी जमा है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगर देखें अस्पतालों में भी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे, वहाँ पर पानी जमा हो चुका है। महकमा जो वासा है, जो लाहौर वासा है, उसकी जानिब से इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं और उसके मुताबिक बारिशों का जो आज एक स्पेल हुआ है उससे 44 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। 337 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है एयरपोर्ट की तरफ। इसी तरह करतबा चौक, लक्ष्मी चौक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है और जो मुतल्लिका एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, अदारे हैं, वो निकासी आपका काम तो उन्होंने शुरू कर रखा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसी वक्त होगा जब बारिश का सिलसिला थमेगा। और आइंदा 24 घंटों में भी इसी तरह बारिश की पेशगोई की गई है। और ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक की रवानी बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से उसकी कमी आई हुई है। रवानी उस तरह नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका सुहेला। आप बता रहे हैं कि सुबह सवेरे ये बारिश शुरू हुई है, रात को नहीं बारिश शुरू हुई और चंद ही घंटों में इतनी बारिश हो गई है, तो फिर तो वाकई निज़ाम दरम बरम होना ही है। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए जब बहुत थोड़े वक्फे या टाइम में। सो दिस इज़ व्हाट द सूरत हाल लुक्स लाइक। जो हम लाहौर में देख रहे हैं कि कई फुट पानी खड़ा हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में। सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी तक, मतलब वो बेड जो हैं मरीज़ों के, वो पानी में तैर रहे हैं, क्योंकि जब 300 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर एक घंटे में बारिश हो जाएगी तो कुछ भी हो जाए, पानी नहीं निकल सकता। लेकिन अभी बारिश कम हुई है तो इंतज़ामिया क्या कर रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी, बड़े दावे हैं पंजाब गवर्नमेंट के कि हमने बहुत की है बारिश को निकालने, बारिश में सब सूरत हाल नॉर्मल रहे इसके लिए। अभी हम दोबारा कराची जाएंगे और हमारे साथ हैं उनीबा ज़मीर शाह, जो हमें हर रोज़ी मौसम के बारे में एज एन मोस्ट लाइकली हर रोज़ हमें बताती हैं। सो आज तो हम उनसे पूछेंगे ही कि क्या चल रहा है भाई। जी उनीबा। कराची में मानसून की एक और हसीन सुबह का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त कराची के बेशतर मकामात पर बारिश हो रही है और अक्सर मकामात पर तेज़ बारिश भी हो रही है। इस वक्त एयरपोर्ट, मलिर और इतराफ़ के इलाकों में वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ये बारिश की आवाज़ है जो हम कराची वाले काफ़ी तरसे हुए थे। क्योंकि रात में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन सुबह में हमने देखा कि काफ़ी तेज़ बारिश का सिलसिला कराची में शुरू हो चुका है, जो वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले बादल इस वक्त कराची के बेशतर मकामात पर मौजूद हैं और आज दिन भर कराची में वक्फे से बारिश होती रहेगी। ज़्यादातर इम्कान यह है कि मुतदिल शिद्दत की बारिश होगी और मुख्तसर दुरानी की तेज़ बारिश भी कराची में हो सकती है। हवा का कम दबाव जो कराची में पिछले दिनों भी बारिश बरसाने का सबब बना था, वो आगे की जानिब बढ़ चुका है, लेकिन इसकी जो वाक़यात है उसके ज़ेर असर कराची में ये बारिश हो रही है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में भी कराची में अच्छी तेज़ बारिशों का इम्कान मौजूद है। 4 अगस्त से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मशरक़ी सिंध में दाखिल होंगी। उसके ज़ेर असर कराची में भी 5 से 6 या 7 अगस्त के दौरान अच्छी बारिशों की पेशेनगोई की जा रही है। थैंक यू उनीबा ज़मीर शाह हमें बता रही थी। बिल्कुल हमें वो परिंदों की आवाज़, वो बारिश की आवाज़ सब नज़र आ रही है और कराची में भी बाज़ाब्ता एक ज़बरदस्त सुबह का आगाज़ हुआ है। मानसून की जो बारिश है वो अब अक्रॉस द सिटी हो रही है। यूजुअली ये हो रहा था कि शहर के एक इलाके में बारिश हो रही थी, दूसरे में नहीं हो रही थी, बस बिल्कुल पैचेस में बारिश हो रही थी। लेकिन अभी पूरे शहर में तकरीबन मॉडरेट और लाइट रेनी है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी सड़कें भीगी हुई हैं, पौधे दरख्त आपको निखरे हुए नज़र आ रहे हैं और बारिश का जो माहौल होता है ना, एक बारिश का माहौल भी होता है, वो हमें कराची में इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसमें सर्टनली कुछ दुश्वारियाँ भी होती हैं लोगों को, तो वो सिलसिला भी साथ साथ जारी है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कल की टॉप स्टोरी आपको पता ही है, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में तेहरान में टारगेट करके शहीद किया गया और अब से कुछ देर बाद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी, तदफीन इनकी होगी। फिर दोहा कतर में इसराइल के हाथों शहादत ने मशरक़ वस्ता में पहले से जारी कशीदगी को और हवा दी है। इस वाक़े ने और अमरीकी रोज़नामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। इस्माइल हनिया को कल उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो तेहरान में अपनी क़यामगाह में मौजूद थे। हनिया के कमरे को गाइडेड
मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि ऐसा दर्दनाक जवाब दिया जाएगा कि इसराइल अफसोस पर मजबूर होगा। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया ने इस्माइल हनिया को तेहरान में निशाना बनाने की वजह जाहिर कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान में कत्ल की वजह ये थी कि सिक्योरिटी जिम्मेदारी ईरान की थी। इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल करने की दो वजूहात थीं। पहली, हमास सरबराह को निशाना बनाना, दूसरा ईरान को अलमिए का शिकार करना। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कल कौम से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले दिन इसराइल के लिए बड़े चैलेंजिंग हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस्माइल हनिया का नाम लिए बगैर नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ फवाद शुक्र से बदला ले लिया है। हमने ईरान की प्रॉक्सीज को मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल दिया है। अमेरिका ने कत्ल के मंसूबे से लाइलमी जाहिर की है, लेकिन साथ ही किसी मुमकिन हमले की सूरत में नेचुरली इसराइल के दिफा का ऐलान भी कर दिया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि इस्माइल हनिया को मारने का मकसद गजा की अजीम मुसाहमत और जद्दोजहद को मुतासर करना है, लेकिन शायद ये जो पैलेस्टीनियन कॉज है ये उस तरह से मुतासर ना हो। इसी पे हम बात करेंगे। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया आपका ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, अब इस्माइल हनिया को जिस तरह निशाना बनाया गया है, कोई छोटा वाक़या तो है नहीं। अब ये उस वक्त हुआ है जब आलम इस्लाम के बहुत से लोग तेहरान में थे, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसराइल को ऐसी कार्रवाई करने की जुर्रत होना ही बड़ी बात है। क्या समझते हैं, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए कि या फिर हु इज़ देयर एट देयर बैकिंग? अमेरिका तो है ही, आपका तज्जिया क्या है जिसकी वजह से वो कहते हैं जी हम तो करेंगे जो हमें करना है? ये टाइमिंग जो है उनका वहाँ पे शहीद होना, और जब तकरीबन उम्मत मुस्लिमा के तकरीबन तमाम ममालिक से कोई ना कोई नुमाइंदे वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है। जिस तरह का नेतन्याहू का इस्तकबाल और जिस किस्म की आओ भगत उसकी वहाँ पे हुई है अमेरिका के अंदर, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनके हौसले और बढ़ गए। और ये वाकया जो ईरान में एक फंक्शन के ऊपर एक हल्फबरदारी की तकरीब में उनकी शिरकत होनी है और उनको वहाँ पे शहीद करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्टली जो अमेरिका ने इस तरह उनका इस्तकबाल किया है कि कांग्रेस 53 दफा 53 टाइम्स जो है पूरी कांग्रेस जो है उठ के खड़ी होके उसने तालियां बजाई हैं उसकी तकरीर के दौरान। तो जब एक पूरी कौम जो है सरनगू और सजदा रेज हुई है सहयूनियों के सामने, नेतन्याहू के सामने, तो आप देख लें फिर उनकी हिम्मत जो है कितनी बड़ी होगी कि वो उसने ईरान में आके एक तकरीब में मेहमान थे इस्माइल हनिया और उनको आके वहाँ पे उन्होंने शहीद किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उम्मत मुस्लिम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मत मुस्लिम की गैरत, उम्मत मुस्लिम की इज्जत आबरू के लिए चैलेंज है कि अगर आज फ़लस्तीनियों के ये हालात हुए हैं तो उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह जो है वो तो है ही है दुश्मनों की जो इमदाद है इजराइल के लिए जो मुहैया है उनको इस वक्त, उसके साथ मुसलमानों का नफाक भी है। मुसलमानों का जो है जो एक हेजिटेंसी है, एक गुरेज करना जो है फ़लस्तीन के कॉज को ओपनली, जिस तरह मगरब के अंदर उनकी गलियों बाजारों में ज्यादा एहतजाज हुआ है, मुसलमान ममालिक में कम एहतजाज हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इजराइल को इतनी जुर्रत हुई है कि वो एक तीसरे मुल्क में आके, इस्लामी मुल्क में आके, हल्फ-बरदारी की तकरीब में आके जो है ना वो इस तरह हमला करें। और उसमें एक बहुत बड़े लीडर, जो मैं समझता हूँ इतनी जुर्रत और इतनी बहादुरी वाले लीडर जो है फ़लस्तीन में, जिन्होंने 70 अफराद उनके ख़ानदान के शहीद हुए हैं पिछले 9-10 महीनों के स्ट्रगल के अंदर, और आज वो खुद भी शहीद हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस अल्फाज नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए इन कुर्बानियों की दास्तान जो है
इस वाक़े के खत्ते पे भी असरात होंगे, हमें क्या तैयारी रखनी है वो भी हम आपसे जानेंगे। बहसीत वज़ीर दिफा हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत, उसके बाद होने बदलती सूरत हाल, इनकी नमाज़ जनाजा भी अब से कुछ देर में अदा की जाएगी। दोहा कतर में इनकी तदफीन होगी जुमे को। इसी सारी सूरत हाल, इस वाक़े और इसके असरात पर बात कर रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मतें सर्टनली आ रही हैं, बदला लेने के बहुत दावे भी हो रहे हैं। ये तो ज़ाहिर है कि कोई जंग ख़त्म नहीं होने वाली है, हालात किस तरफ जा सकते हैं ये देखना बड़ा अहम है। आपको क्या लगता है, और पाकिस्तान पर इसका कोई असर पड़ सकता है? अगर पड़ सकता है तो हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए? देखिए, हमें तो ये तैयारी इस बात की रखनी चाहिए कि हमें सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब बड़ा खुल के इसके ऊपर बयान दे चुके हैं। हमारी पार्लियामेंट में इसके तकरीबन तमाम जो मकतबा फ़िक्र और सियासी नजरिए रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खुल के हमायत की है। हमारी तरफ से इमदाद दी गई है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि उम्मत मुसलमान को जितना फ़र्ज बनता था उतना फ़र्ज निभाया नहीं गया अभी तक। अच्छा, आप खुद वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, इसके लिए ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि इसराइल फ़लस्तीन मामले में पाकिस्तान का किरदार बड़ा महदूद सा है। यहाँ अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सर्टनली अमेरिका तो है ही, लेकिन अरब ताकतवर मुल्क हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। इस पे क्या कहेंगे ख्वाजा साहब? मायूसी ज़रूर होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा किरदार जो है, हमने तो रोज़े अव्वल से, जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से लेके अब तक, हमारा बड़ा वाज़ेह इसराइल के मुतल्लिक़ मौक़िफ़ रहा है। हमारे तो पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पे ट्रैवल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं होता, फ़लस्तीनियों को आज़ादी नहीं मिलती, तब तक किसी भी मुसलमान मुल्क को जो है इसराइल के साथ जो है कोई दो तरफा ट्रैफिक जो है वो नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो सफारती ट्रैफिक हो या किसी और किस्म की हो। और खुसूसन इतने खून खराबे के बाद जो इस गज़ा की जंग में जो इस वक्त भी जारी है, जो जुल्म ढाया गया है, और जिस तरह मगरबी दुनिया ने, हुकूमतों ने, उनकी अवाम ने नहीं लेकिन उनकी हुकूमतों ने और उनकी हुकूमती इदारों ने, अमेरिका के, यूरोप के, जिस तरह जो है वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत शर्मिंदा है उनके एटीट्यूड के ऊपर। इंसानियत की तारीख में इतना घनाना और गंदा किरदार जो है किसी कौम ने या किसी सेट ऑफ कंट्रीज ने नहीं अदा किया होगा, जितना वेस्टर्न कंट्रीज ने इसराइल की इमदाद करके जो है अमेरिका ने और यूरोप ने किया है। शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। अब इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा से मुताल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। तेहरान में इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ईरान ने बड़ा दो टोक कह दिया है कि हम अब बदला लेंगे और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इज़राइल अफसोस करेगा कि उसने किया क्या है। उधर अमेरिका भी ज़ाहिर है कि वैसे तो उसने इस कार्रवाई से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया है, लेकिन आगे आ गया है कि अगर इसराइल पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसका दिफा करेगा हमेशा की तरह। इस वाक़े से मुताल्लिक हम आपको अपडेट करेंगे। अभी कुछ और मामलात हैं, कुछ और इशूज़ हैं जिसके बारे में हमें आपको बताना है। फॉर इंस्टेंस IPPs से किए गए बिजली के महंगे तरीन मुआहदे आवाम के लिए तो दर्द-ए-सर बने हुए हैं, दूसरी तरफ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अरबों रुपए अलग आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। नापरा पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय पावर जनरेशन कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ की बॉडी बनकर रह गई है। मंगल को नापरा ने के इलेक्ट्रिक की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त सुनी। कल CPPA ने की बारी थी और CPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹2.63 फ़ी यूनिट इजाफा मांगा। समात के दौरान IPPs मुआहदों पर नापरा ने हाथ खड़े कर दिए। चेयरमैन नापरा ने साफ कहा कि मुआहदों को देखने का काम पावर सेक्टर का है। नापरा की रुकन आमना अहमद ने कहा कि किसी भी मुआहदे में जाने से पहले सोचना होता है, अब हम सिर्फ IPPs से दरख्वास्त ही कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि नापरा ने सोलर पैनल्स आम होने पर तशवीश का इजहार कर दिया, क्योंकि CCPA का मौक़िफ़ है कि बिजली की खपत कम हो रही है जबकि वो बिजली की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। मेंबर नापरा रफीक शेख ने कहा कि CPPA कह रहा है कि बिजली में इजाफा करें, जबकि सिंध और पंजाब सोलर टेक्नोलॉजी तकसीम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी अब शुरू कर देगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसी समझ से बालातर है, ये वफाक से मुतसादिम है। अब ट्रेजेडी ये होती है कि
अगर किसी तरह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो उस पर भी नेपरा को पर्टिकुलरली अपेरेंटली बहुत इशू हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी ये तो टिकटों की तरह सोलर पैनल्स बांट रहे हैं सिंध और पंजाब में, तो ये तो वफाक से मुतसादिम है। तो इसका हल क्या है फिर? आवाम लिटरली क्या सोचें, क्या करें, मर जाएं? मतलब यही नौबत आ गई है कि इतने बिल आ रहे हैं, अगर सोलर से रिलीफ भी ना हासिल करें तो व्हाट्स द सोल्यूशन। अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही इन मामलों पर बड़ी गहरी नज़र होती है उनकी। अशरफ, पहले तो ये इजलास की कहानी बताएं। मतलब एक तरफ सूबाई हुकूमतें हम देख रही हैं कि जी सोलर एनर्जी को बड़ा प्रमोट कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ नेपरा कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तो कोई बैलेंस हमें ढूंढना होगा या बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हैं ये पॉलिसीज? ये कॉन्ट्रास्ट ना कहें बल्कि ये इस्लामाबाद में एक मैडनेस की सूरत हाल है। मैडनेस क्या हुआ, इसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। आज से नहीं, 94 से जो सिलसिला शुरू हुआ है कि अवाम का या कंज्यूमर का या इंडस्ट्रीज का जो पाकिस्तान के जो मईशत का ख्याल आज तक, मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, आज तक किसी भी हुकूमत ने ना कभी अवाम का सोचा, ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सोचा, ना पाकिस्तान की मईशत का सोचा। सिर्फ सोचा तो सोचा इन IPPs का सोचा। और उसकी वजह क्या है, इसकी वजह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेशुमार स्टोरीज करप्शन की। मेरी बात सुने अशरफ, जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और बिजली कोई कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हाउ ट्रू इज दैट? हो तो रही थी लोड शेडिंग? जी बिल्कुल ठीक है जी। सूरत हाल 1994 में थी, हमारे पास बिजली की कमी थी, हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा था। उस 2008 से 13 तक का दौर भी आपको याद होगा, जब पीपल्स पार्टी की अनपॉपुलैरिटी में एक बहुत मेजर फैक्टर पंजाब में बिजली का ना होना था। पंजाब में उस वक्त एक चीज में शायद आपको हैरान की हो, 2002 के बाद पाकिस्तान में कभी भी लोड शेडिंग इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास बिजली की कमी थी। लोड शेडिंग इसलिए होती थी कि जो बिजली बनाते थे वो बहुत महंगी बनती थी, उससे गर्दिशी कर्ज बढ़ता था। इसके बावजूद आंखें नहीं किसी ने खोली कि वजह क्या है। जब 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आई, उससे पहले शदीद तरीन लोड शेडिंग का हमें सामना करना था। 2 घंटे जाती थी, मैं पंजाब की बात बता रहा हूँ, पंजाब में लाहौर जैसे शहर में 2 घंटे बिजली जाती थी और 1 घंटे आती थी, ये स्केड्यूल था। उसका रिजल्ट ये हुआ था, जो पाकिस्तान में फैसलाबाद और गुजरांवाला है ना, ये छोटी स्मॉल इंडस्ट्री वाले, यहाँ क्राइम रेट बढ़ गया था, जहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई थी, उसमें बिजली की कमी बिल्कुल नहीं थी। मैं दोबारा इस पे इंसिस्ट करता हूँ। मिस मैनेजमेंट था, महंगी बिजली थी। पीपल्स पार्टी इस डर से महंगी बिजली नहीं बनाती थी कि उसका गर्दिशी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा टोटल मिस मैनेजमेंट थी, करप्शन थी पावर मिनिस्ट्री की। इंडस्ट्रियल सेक्टर रोता था कि हमें 5 घंटे बिजली दे दो, 4 घंटे दे दो, 10 घंटे दे दो, बता दो कितनी देनी है, कंटिन्यू हमें देते रहो उतनी सप्लाई उतने घंटे के लिए, ताकि हम अपने एक शिफ्ट बना सके। इतनी बद इंतजामी थी इस सेक्टर में, इतनी करप्शन थी कि लेकिन 2-2 घंटे बिजली देते थे, 2 घंटे बंद करते थे ताकि वो शिफ्ट ना चल सके। शिफ्ट नहीं चल सकते, इंडस्ट्री का नुकसान होता था, इंडस्ट्री का नुकसान होता था, इंडस्ट्रियलिस्ट मरता था, वो फिर मजबूरन इनको रिश्वत देता था। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सीटें उस वक्त भी बिकती थी, आज भी बिकती हैं। आज भी जो SDO की पोस्टिंग ट्रांसफर का रेट है तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनी में 4000 है, एक्सियन का 6 लाख है, 4 लाख है, एक्सियन का 6 लाख है। वो पैसे कहाँ से कमाते हैं? स्क्रू करके कमाते हैं। जो पीपल्स पार्टी के दौरान बेहतरीन लोड शेडिंग थी, वो इसलिए नहीं थी कि हमारे पास बिजली नहीं थी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बिजली बनाना बहुत महंगा पड़ता था। अगर पूरी कॉस्ट रिकवर करते थे, बिल बहुत बढ़ जाने थे। ना हुकूमत बिल ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, ना गर्दिशी कर्ज बढ़ाना चाहती थी, ना इस सेक्टर की सब्सिडी बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मईशत में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम सब्सिडी दे सकें या बिल अब्जॉर्ब कर सके। उस पर गवर्नमेंट बिल अब्जॉर्ब करती थी। और ये अगर अब लिटरली ये 1 दिहाई से ज्यादा पुरानी कहानी हो गई है, 1.5-2 दहाइयां होने वाली हैं, ये मसला जूं का तूं है। अब नेपरा कह रहा है जी अब सोलर से भी प्रॉब्लम है, सो अब क्या करेंगे लोग? मैं नेपरा के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता हूं कि जब सोलर लगेगा, इस वक्त हमारी आपको थोड़े से हैरानकुन फिगर्स हैं। हम 1 साल की हमारी पावर परचेज एजेंसी है, मुख्तलिफ कंपनियों से, IPP से, हाइडल से, वापडा से जो बिजली खरीदती है, वो 3400 अरब रुपए की बिजली मजमूई तौर पर उनको अदायगियां होती हैं। इतनी अदायगियां करेगा या APP ये जो पावर परचेज एजेंसी है, उसमें से 3400 में से 1200 रुपए की बिजली में मिलेगी। मैं रिपीट करता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको भी, नाजरीन को भी। 1200 रुपए हम उस 1200 अरब रुपए हम उस बिजली के देंगे जो हम खरीद के इस्तेमाल करेंगे। 2200 अरब रुपए उस बिजली के देंगे जो बिजली ना पैदा हुई है, ना इस्तेमाल हुई है, ना कंज्यूमर तक पहुंची है।
इस तरह 2/3 हम वो पैसे देते हैं उस बिजली को जो बिजली बनती नहीं है, उसको हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। उसको खत्म करने के लिए आज तक किसी हुकूमत ने कोई एफर्ट नहीं की कैपेसिटी पेमेंट को खत्म करने के लिए। बिल बढ़ा दो, बड़ा आसान तरीका है, बिल में इजाफा कर दो, कंज्यूमर पे बोझ डाल दो, इजी वे। लेकिन जो रियल थिंग होनी चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए थी, जो कि नून लीग की गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए थी, पीटीए की हुकूमत को भी करनी चाहिए थी, वो था कि हमारा सिस्टम जो है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, इस वक्त हमारी जो एवरेज रिक्वायरमेंट होती है बिजली की, वो तकरीबन 21,000 मेगावाट होती है एवरेज सालाना। पीक सीजन जब जून जुलाई अगस्त होते हैं वो 31,000 मेगावाट हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जब लो सीजन होता है जिसको हम दिसंबर जनवरी फरवरी कहते हैं, उस वक्त हमारी जो जरूरत है बिजली की 10 से 11,000 मेगावाट होती है। तो एवरेज हम इसको 20-21 लेते हैं। हमारा सिस्टम 24,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पहुंचा ही नहीं सकता। 24,000 कुछ है, प्लस 24,000 25,000 मेगावाट नहीं है। तो हमने 44,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो लगाई, ये क्रिमिनल काम किया, जुल्म किया हमने इस पाकिस्तान। और हम सालों से सुन रहे हैं कि जी TND में इन्वेस्ट हो रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो रही है, वो नहीं बेहतर होके दे रही है। हमारे साउथ से नॉर्थ बिजली जा नहीं सकती है, हमारे सस्ते बिजली घर इधर लगे हुए हैं। ये वो लिटरली अशरफ ने सही कहा कि एक मैडनेस है, एक केओस की सूरत हाल है जो इस वक्त इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली पावर सेक्टर में देखी जा रही है। एंड इसका कोई सिरा किसी को मिलने नहीं, ऐसा लग रहा है कि मिल नहीं रहा है। और कैसे हल होगी, कैसे गुत्थी सुलझेगी, There's no end to this madness और chaos। बहुत शुक्रिया अशरफ। मौसम की बात करेंगे, लाहौर की सूरत हाल भी हमने आप तक पहुंचाई। कराची में भी वक्फे से हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। भाई सरगोदा में भी पता लगा है कि बारिश हो रही है और बड़ा निखर गया है माहौल। मलिक असगर हमें ज्वाइन करें सरगोदा से, वो मज़ीद बता रहे हैं। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवाह के इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बाद होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया था। गर्मी और हब्स ने जहां शहरियों को परेशान कर रखा था, वहीं कारोबार ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए थे। आज होने वाली बारिश की वजह से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं लोगों ने सुख का सांस भी लिया है। ताहम बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान है। दूसरी सूरत हाल, शहर के जो मिशन रोड है वहाँ पर डिस्पोजल वर्क बैठ जाने की वजह से सीवरेज का सिस्टम ख़राब है और इस बारिश के बाद उन इलाकों में लोगों को गंदे पानी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो अमला है, अगरचे वो पानी की निकासी के लिए इक़दाम कर रहा है, ताम इस सारी सूरत हाल में लोगों को अब भी परेशानी का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि बारिश की सूरत में जो बिजली की बंदिश है उसके हवाले से भी तवज्जो दी जाए, जबकि ये जो सीवरेज सिस्टम के साथ बारिश का पानी भी जगह जगह खड़ा हो गया है, उसकी निकासी के लिए भी अमली इक़दाम किए जाएं। मौसम आज इंतहाई खुशगवार हो गया है और लोगों ने सुख का सांस भी लिया है। लवली जी, मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ खांसी आपका कहीं कहीं मसला है। लाहौर से हम ज़रूर अगले घंटे में अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे में जो कई साल का रिकॉर्ड टूटा है, एयरपोर्ट पे तो 337 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अभी क्या अपडेट है, क्या पानी निकालना शुरू किया गया है? मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लाहौर के लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर कई फुट पानी खड़ा हुआ है। इवन सर्विसेज अस्पताल जेल रोड पर उसकी इमरजेंसी पर पानी दाखिल हो गया था, वहाँ की भी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। और आपके इलाके में कैसा मौसम है? फिर ये तो सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी के विजुअल्स हैं, फिर ये लक्ष्मी चौक हमेशा से यहाँ, मतलब हमारे बचपन से तो यहाँ पानी रहता ही है, फिर 600 दफ़ा इसको रिपेयर भी किया गया, मंसूबे भी लगाए गए। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो वाटर सकिंग वेल्स अगर बना दिए जाएं तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है। सो दीज आर द लेटेस्ट विजुअल्स फ्रॉम लक्ष्मी चौक लाहौर, जहाँ पर लोग, भाई वीगो भी बंद हो गई, मतलब इतना पानी है कि एक वीगो को हमें धक्का लगाते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। सो यस, देयर इज़ केओस। और अभी एग्जैक्टली क्या अब सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे जो है ना वो भी जगह जगह फंसे हुए हैं लाहौर में, और फिर रब्ता भी नहीं हो पा रहा। सो हम ज़रा मालूम करेंगे, कुछ कोशिश कर रहे हैं हम भी रब्ता हो हमारा किसी से, और हम ये धर्मपुरा, गड़ी शाहू, डेविस रोड, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, सारे माल रोड के इर्द गिर्द काफ़ी पानी आ जमा हुआ है। सो हम लाहौर चलेंगे दोबारा, और लाहौर में बहुत बारिश हुई है। लो लाइंग एरियाज़ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बहुत पानी खड़ा है। क्या पानी निकालना शुरू किया गया या नहीं किया गया, ये आप देखिए ज़रा।
ये आप देखिए जी, ये तो हसीन लग रहा है वैसे, लेकिन अदरवाइज़ बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई कई फुट पानी खड़ा है, लोग अपना कारोबार अभी तक नहीं खोल पाए हैं, घरों में, दुकानों में, अस्पतालों तक में पानी आ गया था। सर्विसेज अस्पताल की अगर हम बात करें तो मतलब वो तो कोई लो लाइंग एरिया भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी इमरजेंसी में कई कई फुट पानी खड़ा था। उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर और वो हमें बताएंगी कि अभी अपडेट क्या है भाई। जी फरवा। जी, लाहौर में तकरीबन 4:45 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है जो अभी तक थमा नहीं। 4 घंटे हो चुके हैं। लाहौर में 350 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। एयरपोर्ट पे 350 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त मैं अंदरून शहर में मौजूद हूँ। शेरा वाला गेट है, उसका ये इलाका है। फारूकगंज ये अंडरपास है और आप देख रहे हैं कि मैं किस कदर ज़्यादा डूबी हूँ और ये पूरा इलाका इस वक्त आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है। और ये आप अंडरपास देख रहे हैं कि ये किस तरह से भर चुका है पानी में और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कितने परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में भी पानी आ चुका है और घरों से बाहर वो निकल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे भी पानी है। और यहाँ पे जो दुकानें आप देख रहे हैं वो उनमें भी पानी जा चुका है, जिसकी जो थोड़ी सी दुकानें आपको देख रहे हैं थोड़ी ऊंची है, उनमें तो अभी तक उनकी दुकानों के अंदर तो हम पानी नहीं देख रहे, लेकिन अगर इसी तरह बारिश होती रही तो ये होता नज़र आएगा। बाकी यहाँ पर अभी तक महकमा वासा की जानिब से कोई टीम नहीं पहुँची है क्योंकि सिर्फ लाहौर का ये इलाका नहीं जहाँ पे बारिश का पानी है। अगर आप लाहौर में किसी भी नशेबी इलाके में चले जाएं आपको इसी तरह से पानी जो है वो दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया आपका फरवा। फारूकगंज के इलाके में थी आप खुद भी पानी में खड़ी थी, लेकिन आपसे और दीगर जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे रिक्वेस्ट हैं, अब योर सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी, सो आप प्लीज़ एटलीस्ट जियो पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट करते हुए ना पानी में जाया करें। आप जो किसी महफूज मकाम पे, किसी ऊंचे जगह पे अगर आप रिपोर्ट कर सकें तो आप ज़रूर किया कीजिए, हमें उसी से सेंस मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू स्टेप इनटू कई कई फुट पानी एंड रिस्क योरसेल्फ। कोई भी चोट लग सकती है, कोई जानवर आ सकता है, और ये जो बच्चे यहाँ खेल रहे थे ज़ाहिर है ये भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन ये सेफ़ तो नहीं है। अभी हम इस्लामाबाद के विजुअल्स आपको दिखाएंगे और इस्लामाबाद भाई क्या शहर है माशाल्लाह भाई। ये देखें ना, हम हर जगह से बता रहे हैं आपको पानी खड़ा है तो फीड ट्रिप हो गए, तो फलां हो गया, तो ढमकां हो गया। आज देखें इस्लामाबाद में भी बारिश हुई है, लेकिन कितना साफ़ सुथरा, खूबसूरत, निखरा हुआ, सरसब्ज़ शादाब लग रहा है ये शहर। या सो इस्लामाबाद का अपना हुस्न है। गर्मी होती है तो भी बहुत होती है, हब्स होता है तो भी घुटन होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर इस्लामाबाद और ज़्यादा हसीन लगता है। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे? अभी हम करेंगे भाई क्रिकेट के मामला डिस्कस आपसे। वकार यूनुस साहब को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। यूनुस खान साहब का बयान मैं सुन रहा था सुबह जियो पे ही, और वो कह रहे थे भाई मुस्बत और बहुत अच्छा हो सकता है। पाकिस्तान टीम की दोबारा कोचिंग करने वाले, 2 बार एक्चुअली कोचिंग करने वाले साबिक कप्तान वकार यूनुस की क्रिकेट बोर्ड में फिर बड़ी से एंट्री हुई है। इस दफ़ा मोहसिन नकवी के बाद वकार यूनुस इख्तियारात के सबसे बड़े मालिक बन गए हैं। वकार यूनुस ने बतौर एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स PCB चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट मामलात वकार यूनुस को सौंपे हैं, जबकि बोर्ड के इंतजामी मामलात वो खुद देखेंगे। साबिक कप्तान यूनुस खान ने वकार यूनुस की तकर्री को अच्छा फैसला करार देते हुए कहा कि वकार यूनुस तजर्बाकार क्रिकेटर हैं, उनके आने से पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। इसी पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ ही अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये वकार यूनुस वाली चिमगोइयाँ क्या कुछ अरसे से हो रही थी, ये आपके लिए भी अचानक फैसला था जो सामने आया? अब्दुल्ला, जब T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में चल रहा था उस वक्त चेयरमैन PCB की वकार यूनुस से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी, क्योंकि वकार यूनुस वहाँ कमेंट्री कर रहे थे। तो चेयरमैन साहब पाकिस्तान भारत का मैच देखने गए थे, तो उस वक्त ये खबरें आई थी कि वकार यूनुस से उनकी मुलाकात हुई है और वकार यूनुस ने उनको कोई रोड मैप बना के दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपने खड़ा करना है तो ये मेरी प्रपोजल्स हैं। तो उसके बाद फिर अचानक ये खबरें आई कि वकार यूनुस तो पाकिस्तान क्रिकेट में सारे कुछ क्रिकेट के मामला जो है उनके हाथ में दे दिए गए, लेकिन इतने ज्यादा इख्तियारात मिलना ये वाकई मेरे लिए भी एक हैरत की बात है। हमारे लिए भी 2 दिन पहले जब ये खबर आई तो एक हैरानकुन फैसला था कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को एज ए बॉलिंग कोच 3 बार रिप्रेजेंट कर चुका, एज ए हेड कोच 2 बार वकार यूनुस ने पाकिस्तान को सर्व किया, और उनका जो क्रिकेट कैरियर है एज ए प्लेयर, एज ए हेड कोच फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज है।
उस प्लेयर को आपने अब सारे क्रिकेट के मामला दे दिए, तो आई होप, क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुल्ला एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हमें अगर हम दुनिया में इस वक्त नजर डालें, इंग्लैंड में इस तरह की एक शख्सियत है, उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर है रॉबर्ट की, उनको उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दिए। वो क्रिकेट कमेंट्री करते थे, क्रिकेट छोड़ने के बाद वहां अब डायरेक्टर क्रिकेट बन गए। तो अब वकार यूनुस को जिस तरह के इख्तियारात मिले, मैंने अपने तौर पर अपने हाफजे को घुमाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं आज तक याद आया कि पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर को इस तरह सारे इख्तियारात दे दिए गए हों कि सिर्फ कप्तान की तकर्री जो है वो फॉरेन कोचेस करेंगे। इसके अलावा जितने क्रिकेटिंग रिलेटेड फैसले हैं वो इससे पहले तो रमीज राजा तो हिमसेल्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, सो वो यस क्रिकेटर तो वो भी थे, क्रिकेटर तो ये भी हैं। लेकिन क्या रिएक्शन आ रहा है? जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जी वकार यूनुस साहब सब ठीक कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वकार यूनुस साहब को पहले नहीं आजमाया गया, वकार यूनुस साहब को तो पहले आजमाया जा चुका है और एक से ज़ायद मरतबा आजमाया जा चुका है। उनका अपना दौर जो आप कह रहे थे फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है, वैसे एज अ हेड कोच क्या परफॉर्मेंस रही है उनके ज़माने में टीम की? देखिए, उनके हेड कोच के दौर में कुछ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल नहीं की, लेकिन अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें, जब वकार यूनुस हेड कोच थे 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल उनके दौर में आया, फिर शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के 2012-13 में कप्तान थे, उनके साथ लड़ाई हुई, शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, फिर मोहम्मद आमिर के साथ जब वो बॉलिंग कोच थे उनकी लड़ाई रही, मोहम्मद आमिर ने एहतजाजन क्रिकेट छोड़ दी। तो मेरा ख्याल में एज ए हेड कोच तो उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को कामयाबी नहीं दिलवाई, लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर है, जिस तरह यूनुस खान की आपने बात की, यूनुस खान पॉजिटिव शख्स है, वो बहुत ज्यादा किसी के खिलाफ बात नहीं करते। अब वैसे भी तकर्री हो गई है तो क्या किसी के खिलाफ बात करना। जी हाँ, ओवरऑल जो मिक्स रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, तो देखना है कि वकार यूनुस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह काम करते हैं। लेकिन एक चीज जो वकार यूनुस जब हेड कोच थे या बॉलिंग कोच थे, ईगो का बहुत ज्यादा उनका इशू रहा है कि वो नीचे आने की कोशिश नहीं करते, इसलिए बहुत सारे लोग उनसे और अब तो खैर बहुत ही ऊंची पोजीशन में, तो आई वंडर कि क्या बनेगा। सो मेरा ख्याल है कि इंसान को हम्बल रहना चाहिए और अपने आप को कुछ समझना नहीं चाहिए, चाहे वो जो भी हो जाए, तभी मामला बेहतर तरीके से चल सकते हैं, चलने चाहिए। यही बड़े आदमी की निशानी भी होती है, यही अच्छे इंसान की निशानी भी होती है। गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिप्सी टाइप अब हमारे कोचेज़ हैं, अब वकार यूनुस भी आ जाएंगे, वो भी साबिक कोच रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जब इतनी पावर्स दे दी जाती है ना, तो फिर आप दूसरे के डोमेन में इंटरफेरेंस शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल में शायद कोचेस को वकार यूनुस इतना इंटरफेयर न करें, लेकिन बाकी जो क्रिकेटिंग रिलेटेड मामला हैं, इस सिलेक्शन कमेटी में कौन आएगा, सिलेक्शन कमेटी को एडवाइस करना, पिचेस किस तरह बनेगी, किस खिलाड़ी को एनओसी देनी है, अगर फॉरेन टीम आ रही है तो पाकिस्तान में पिचेस किस तरह की बनेगी, क्यूरेटर को एडवाइस करना। तो क्रिकेटिंग रिलेटेड जितने भी मामला हैं जो नॉर्मली पाकिस्तान में चेयरमैन देखा करते थे, अब मोहसिन नकवी साहब ने इनको अपना एडवाइजर क्रिकेट बना दिया है और ये सिफारिशात लेकर चेयरमैन के पास जाएंगे और फाइनल अप्रूवल जो है वो चेयरमैन से लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एज ए कमेंटेटर हमने वकार यूनुस को देखा, वकार यूनुस पाकिस्तान के क्रिकेट मामला पर तनकीद भी करते रहे और बहुत सारी चीज़ों पर। बहुत शुक्रिया आपका पट्टी साहब। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। वक्त कम है ज़रा, आज के प्रोग्राम में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है। फॉर इंस्टेंस ये चेक करें, बैरून मुल्क जाने वाले, वहाँ रहने और काम करने वाले बहुत सारे पाकिस्तानियों के रवैये मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तानियों के रवैयों की शिकायतें, लिटरली शिकायतें मिल रही हैं। मतलब ये बिल्कुल वो वाला, जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग से पहले नर्वस हुए तो है ना कि आपके बच्चे की कोई शिकायत मिलेगी, ये उसी नौयत की शिकायतें मिल रही हैं। सेनेट कमेटी में पेश की गई रिपोर्ट बतौर पाकिस्तानी कौम हम सब के लिए
नदामत का बायस तो है ही, साथ ही खुद एहतसाबी का भी तकाजा करती है। वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी हुक्काम ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि कई पाकिस्तानी अपने गलत रवैयों की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। बाहर वाले हमसे तंग आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम ना करने पर सख्त नाखुश है। लोग कश्तियों और गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजे जा रहे हैं। ये सिलसिला बंद ना हुआ तो पाकिस्तान मुश्किल में फंस जाएगा। दुबई वालों ने शिकायत कर दी है कि पाकिस्तानी वीलॉगर्स जहां ख़वातीन देखते हैं गज़ा से मुताल्लिक सवाल शुरू कर, क्या चीपनेस है वैसे मैं कहता हूँ, ये गज़ा से मुताल्लिक सवाल शुरू कर देते हैं। कतर वालों ने शिकवा किया है कि ये मेरा नहीं, वार्ड बॉय का काम है का जुमला पाकिस्तानी नर्सेस के मुंह पर रहता है। ये पाकिस्तानियों की हरकतों का नतीजा है। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 हो गई है। सिर्फ सऊदी अरब में 9,000 और UAE में 9,500 पाकिस्तानी जेल काट रहे हैं। मतलब क्राइम में भी बहुत सारे मुलव्वस हैं। दूसरे अल्फाज में बाहर की दुनिया ने पाकिस्तान को तब लफ्ज़ों में ख़बरदार किया है कि अपने शहरियों की तरबियत करें, उन्हें दूसरे मुल्कों में रहना सिखाएं, वरना पाकिस्तानियों पर बैरून मुल्क रोज़गार के मौके पहले ही बहुत कम हैं, मज़ीद कम हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना सिविक सेंस, जो हम पहले ज़ोर देते थे कि सिविक सेंस बच्चों में, खैर तालीम का ही हमारा क्या सिलसिला है और बहुत सारे लोग इसमें से स्कूल कभी गए भी नहीं होते जो बाहर काम कर रहे होते हैं, तो हम कब ये एक्सपेक्ट करें कि उन्हें कोई सिविक सेंस उनके मदरसे या स्कूल में सिखाई गई होगी। हम इसी पे बात करते हैं। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। ज़ीशान साहब, आप सेनेट की उस कमेटी के हेड हैं जहां ये रिपोर्ट पेश की गई है। अब मुख्तसर कहें तो ये बताया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, बाहर बड़ी नदामत का बायस बन रहे हैं। क्या डिटेल्स शेयर की गई हैं? आप लोगों को था आइडिया कि ऐसा सब कुछ हो रहा है या आप लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था? जी बिल्कुल, देखें ये तो कई अरसे से ये चीज़ चल रही है कि कुछ पाकिस्तानी जो विजिट वीज़ा पे उधर चले जाते हैं तो वो उधर इलीगल स्टे करके तो फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं या इस तरह के। तो ये रिपोर्ट्स तो गल्फ स्टेट से स्पेशली बहुत आ रहे हैं और कई 1-2-3 सालों से आ रहे हैं। लेकिन अभी जो सरप्राइजिंग बात ये थी कि स्पेशली UAE के हवाले से कि उन्होंने एक रिपोर्ट में या उन्होंने ये कहा है कि जो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें 50% केसेस में पाकिस्तानीज इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बड़ी अलार्मिंग बात थी और कमेटी ने इस रिपोर्ट को, इस बात को इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हम इस पर फर्दर आपसे कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेट करें और हमें ये बताएं कि ये किन चैनल्स के थ्रू आपको आया, ये ऑफिशियली भी इंटीमेट हुआ है या ये कोई किस तरह की बात है। तो जब बात यह है कि तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको पूरी तरह से हम तस्दीक करके फिर आगे कमेटी जो है तो इस पर अपना लाइम अमल देगी और जो रिकमेंडेशंस हैं वो फिर बाद में दिए जाएंगे। बहुत मेहरबानी। जब बात की जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की सफारतकारी का चेहरा यही थे और इन्हीं को टारगेट किया गया है, बड़ा सिंबॉलिक है इनका टारगेट किया जाना और पर्टिकुलरली इनका ईरान में टारगेट किया जाना। इजराइल की तरफ से यही सिग्नल किया गया है कि एक तो वो जान के ज़ाहिर है उन्होंने हमास के लीडर को इस तरह टारगेट किया है, तो दूसरा ईरान में टारगेट करने का मकसद भी ये है ताकि ईरान को भी सिग्नल दिया जा सके, मैसेजिंग दी जा सके और वो मैसेजिंग रिसीव भी हुई है और अब उसका जवाब या उसकी रिटेलिएशन भी तवक्को है कि होगी। लेकिन किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है ईरान की तरफ से, बड़ा कैलकुलेटेड हमने देखा है कि रिस्पॉन्ड करता है ईरान हमेशा जब इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है। अब क्या कोई बराह रास्त कार्रवाई होती है इसराइल के ख़िलाफ़ या फिर कोई इनडायरेक्ट कार्रवाई होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सवालात हैं जो कल से उठ रहे हैं, जिस पे डिस्कशन हो रही है, तज्ज़िये हो रहे हैं। ख़ित्ते पे क्या असर पड़ेगा, क्या ख़ित्ता किसी जंग के दहाने पर खड़ा है। फिर ना सिर्फ ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया बल्कि बैरूत में भी सबर्ब्स में हमला किया गया जिसमें 3 अफराद शहीद हुए और 74 अफराद ज़ख्मी हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई है और इसी पे बात करेंगे। मज़ीद सीनियर सफारतकार अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, इस्माइल हनिया को जिस अंदाज में कत्ल किया गया यह आलमी दहशतगर्दी से कम नहीं है। आपकी नज़र में इसराइल ने इस हद तक जाने की ज़ाहिर हिम्मत की है, कैसे की, या पहले से अमरीका आपको लगता है कि इन्फॉर्म्ड था? इस पर ज़रा प्लीज़ रोशनी डालें। जिस तरह से हमला किया गया कि सरजमीन पे इजराइल ने
और इस्माइल हानिया को शहीद किया, ये तो जाहिर है एक वॉर क्राइम है। इससे बड़ा वॉर क्राइम क्या हो सकता है कि आप एक और मुल्क में जाके एक लीडर को असैसिनेट कर दें। लगता ये है कि जब से इजराइल के वज़ीर आज़म अमेरिका से वापस आए हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा इंकरेज्ड आए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और उन्होंने इस किस्म की जो बोल्ड एक्शन लिया है वो इसीलिए मेरा ख्याल है लिया है, कम अज़ कम इस असम्पशन पे लिया है कि अमेरिका उनके साथ है। अमेरिका में जो उनकी कांग्रेस है वहाँ पर उनको खूब तालियां बजाई गई उनके लिए, उनको सराहा गया। तो ये इससे तो फिर यही बात सामने आती है कि इस किस्म के वॉर क्राइम में जंगी अमेरिका भी शरीक है, वो भी मुलव्वस है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब डॉक्टर साहबा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस कत्ल के बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी, इसका रद्द अमल भी सर्टनली आएगा। हमारे हमसाए तक तो बात पहुँची गई है। पाकिस्तान पर इस वाक़े का क्या असर हो सकता है और हमें किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए? पहले तो ये बात है कि इस हमले के बाद, जो कि लबनान पे भी एक हमला हुआ, उसके बाद फिर ईरान की सरजमीन पे इजराइल ने किया, तो जाहिर है इससे खित्ते में तो बहुत कशीदगी पैदा हो गई है, बहुत उसका इजाफा हुआ है और सूरत हाल एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। और खदशा ये है कि ये जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। मैं नहीं समझती कि ईरान के मुफाद में है ये कि ये जंग फैले, लेकिन ईरान पे दबाव भी है कि किसी ना किसी किस्म का जवाब तो देना पड़ेगा उन्हें। ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी है, तो कहा है कि ये ईरान पे फर्ज है कि वो जवाब दे और एक सख्त जवाब होगा जब भी वो फैसला करेंगे किस किस्म का जवाब देना है। तो इस वक्त जो चीज़ सामने आई है वो ये कि इजराइल को बिल्कुल अमन से या जंग बंदी से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त जिस उन्होंने शहीद किया जिस लीडर को, हमास के लीडर को, वो तो मुज़ाकरात में थे जिससे कि कोई सीज फायर की टॉक्स जो थी जारी, लेकिन इसके बावजूद जिस शख्स के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे जंगबंदी के लिए, उसी को इजराइल ने शहीद कर दिया। तो जाहिर है इससे तो यही बात सामने आती है कि इजराइल हैज नो इंटरेस्ट इन सीज फायर और इन पीस। लेकिन हमें ये भी साथ याद रखना चाहिए कि अगर इजराइल का ये ख्याल है कि इसके हमले के बाद हमास कमज़ोर हो जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। तो बहुत ही तवील कहानी है। इजराइल ने कितने अरसे से हमास के लीडरान को वो शहीद करते आ रहे हैं, क्या इससे हमास कमज़ोर हुआ? नहीं। और ये भी कि अगर उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इससे फ़लस्तीनी जद्दोजहद भी जो है वो डिसहार्टन हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ये भी उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए कि इससे फ़लस्तीनी जद्दोजहद जो है वो और तेज़ होगी और मुनज़्ज़म होगी। ये भी बहुत बड़ी भूल है कि इससे हमास कमज़ोर होगी। शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद थी। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा, साबिक़ सफ़ीर एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। क्या लगता है आपको, ये जो वाक़या है, ख़ित्ता तो जंग के तहाने पर फैला है, खड़ा है, अब ये जंग का दायरा कार वसी तर होता नज़र आ रहा है आपको? इजराइल की तो पूरी कोशिश है कि ये दायरा फैले, लेकिन ना ईरान ना कोई और मुल्क मशरक़ वस्ता का ये चाहता है कि दायरा फैले। अलबत्ता इजराइल ने इस दफ़ा जो अटेम्प्ट की है प्रोवोक करने की ईरान को, वो पिछली वाली जो अटेम्प्ट थी जिसमें उन्होंने दमास्कस में उनकी कौंसलेट पे हमला किया था, उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि ईरान के घर आए हुए एक मेहमान को जब आप निशाना बनाते हैं तो आप ईरान की एक किस्म की गैरत को भी ललकारते हैं, और इसीलिए उनके रहबर ने भी कहा है कि हम एक बड़ी संजीदा किस्म की पनिशमेंट देंगे उनको। अब वो क्या करते हैं ये तो अभी हमें नहीं कह पता, लेकिन यकीनन वो इसका जवाब देंगे क्योंकि ईरान बैठने वाला नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान किसी तौर पर भी ये जंग चाहता है, क्योंकि इस जंग का दायरा फैले तो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ताहम इसराइल ज़रूर चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव है पूरी दुनिया की राय आमा का कि आपने गजा में इतनी इंसानी हकूक की पामाली की है कि अब आप
के लिए हमदर्दी बहुत कम हो गई है। तो इसराइल की तो बड़ी ख्वाहिश है कि जंग का दायरा फैले और खुसूसन अमेरिका भी इसमें शामिल हो, ताकि दुनिया की तवज्जो उससे हटकर ईरान की तरफ मबजूल हो, और इसलिए वो कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान यकीनन ये जंग का दायरा वो कोशिश कर रहा है कि ईरान कुछ रद्द-ए-अमल दे। अब पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल ये दिया है, डॉक्टर साहब के तशवीश का इजहार तो किया गया है, लेकिन जाहिर है कि हमें और भी बहुत कुछ सोचना होगा। ईरान तक बात पहुंच गई है, पाकिस्तान इस तनाज़े में किसी न किसी पॉइंट पर अफेक्ट हो ही सकता है, बिल्कुल हमारा हमसाया है, नेबरिंग कंट्री है जाहिर है। क्या हमें जहन में रखना चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि हमें क्या तैयारी पकड़नी चाहिए या रखनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। 1947 से लेकर आज तक तवातर से पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए बोलता रहा है। इसराइल को जहां बहुत सारे अरब ममालिक ने तस्लीम कर रखा है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो पाकिस्तान तो उनके साथ खड़ा है, लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान इस किस्म की जंग में तो शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए। ना पाकिस्तान चाहेगा कि ये जंग हो, क्योंकि जंग से बहुत ही ज़्यादा तबाही फैलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अरब मुल्क या नॉन अरब मुस्लिम मुल्क चाहते हैं कि जंग हो। अलबत्ता उनकी हमदर्दियां फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और पाकिस्तान ने तो इमदाद भी भेजने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ने वो एक्सेस बंद की हुई थी। तो ताहम पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस पे पूरे अज़्म के साथ खड़ा रहेगा अपने मौक़िफ़ पर। शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। बात कर रहे थे नमाज जनाजा के विजुअल्स दिखाने से कबल कि हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, इनमें इनकी वजारत को बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ ममालिक से, पर्टिकुलरली गल्फ़ कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया से, कि हमारी जो वर्क फोर्स है उसके एटीट्यूड का मसला है। फिर हमारे जो विज़िट वीज़ा पे लोग जाते हैं वहाँ पे गदागरी शुरू कर देते हैं। हमारी नर्सें कहती हैं जी हमारा काम नहीं है, तो वार्ड बॉयज़ का काम है। सो बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने हमारा वेट किया। अब ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट आई जो आपके सामने आई, आपने कमेटी के दीगर मेंबरान के साथ भी शेयर की है, क्या करना है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप लोगों ने ही सर्टनली रहनुमाई करनी है, जो इंसानी स्मगलिंग वाले मामलात हैं उस पर और कड़ी नज़र रखनी होगी, हमारी जो वर्क फोर्स है उसकी ट्रेनिंग में कोई काम करना होगा। व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट? किस तरह से आगे जाना है? हाँ जी, जिधर तक कमेटी की तजावीज़ की बात है तो वो तो अभी फ़िलहाल हम ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम एंड में स्पेसिफिक्स जो हैं तो वो फिर उनको बताएंगे कि क्या क्या करना है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि ये तो हमने उनको कहा है कि आपने जो भी आगे पॉलिसी बनानी है तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, और पाकिस्तान में हमेशा ये बड़ा एक मसला होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होते। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये एक चीज़ सिर्फ जो है वो फॉलो करें तो ये बड़ी बात होगी। बाकी कागज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो बड़ा काम हो रहा है ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में, उन्होंने बड़ी चीज़ें जो हैं तो वो हमें बताया कि वो आगे करना चाह रहे हैं, और सारे इदारों को जो है तो वो मिला के तो एक कमेटी उन्होंने बनाई है जिसमें पीएम जो है तो उसको हेड कर रहे हैं, और जो भी वो स्टेप्स लेना चाहते हैं ये ओवरसीज़ के मामलात को देखने के लिए, तो वो ये कमेटी डिसाइड करेगी। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, फिर आगे हम अपने उसमें रिकमेंडेशंस देंगे। जितने भी मसाइल हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली अगर हम ओवरसीज़ के हवाले से भी देखें तो ये मुल्क के हालात के ऊपर बहुत मुनस्सर है। तो पिछले 1-2 सालों में जो हालात रहे हैं, और हमने देखा कि इतने लोग बाहर गए हैं और अभी भी जा रहे हैं, अपना पैसा भी लेकर जा रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर बात है फिर हर किस्म के लोग जाते हैं, और वो उनकी अगर उधर इनकम कम भी हो लेकिन हमारा रुपया इतना गिर गया है कि वो उनके लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर उम्मीद है कि मुल्क के हालात कोई बेहतर होते हैं, कोई भी अगर ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत आगे आए जो कि स्पेशली लोगों को वो कॉन्फिडेंस दे सके कि हाँ जी हम इस मुल्क में बाकी में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ें खुद ब खुद जो हैं तो बड़ी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। चलिए हम तो सब मिलके फिर या तो मुल्क के हालात बेहतर होने का इंतज़ार कर लेते हैं, या इसकी रोकथाम के लिए, इस सिलसिले को ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, ज़ीशान खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और शिकायत, मतलब एक और वार्निंग, तंबीह कह लें, मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल कराची
बखीत अतीक ने कहा है कि यूएई में रहकर पाकिस्तानी इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है कि ऐसे पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी जैसे सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर से वो बात कर रहे थे। लेट्स वॉच इट। जी, खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ख़बर है कि पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ अगर वहाँ कोई बैठ कर हरदसराई करते हैं या कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूएई कौंसलेट में, यहाँ कौंसल जनरल यूएई कराची बखीत अतीक अल रुमैती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बखीत साहब से पूछते हैं, बखीत साहब ये क्या कार्रवाई हो रही है उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं? बिल्कुल, हमारा अजीज़ बहन भाई जो यूएई में या गल्फ़ ममालिक में रहते हैं, होशियार रहना है। आजकल वो वाला चीज़ नहीं है जो आप सोशल में अपना मुल्क का, अपना इदारों का, अपना किसी सियासी के बारे में वो गलत इंफॉर्मेशन और तअस्सुब पैदा करना है, ये चीज़ें उधर बिल्कुल मना है। उधर फ़ौरन कोर्ट में आपको बरक्शन लेंगे और आपको सुनने का आपको 10 दिन हुआ था। इसी तरह कुछ लोग उम्र कैद भी 4-5 लोग का हुआ और 10-15 लोग का तकरीबन 14-15 साल का कैद हुआ और काफ़ी लोग का डिपोर्ट भी हुआ। और अच्छा, इनके अलावा आप ये भी ज़हन में रखो, आप जो भी लाइक करोगे, शेयर करोगे, आपका अकाउंट से फिर वो आपका रिकॉर्ड में जाएगा। ज़ाहिर जब आप वीज़ा अप्लाई कर लोगे, अगर आपका हिस्ट्री इस तरह है, वो आपको किधर वीज़ा मिलेगा? ये तो वार्निंग है भाई। मतलब आप वही वाली बात है कि ये उसी शिकायत से जुड़ी शिकायत है कि पाकिस्तानी ब्लॉगर्स दुबई में होते हैं, यूएई में होते हैं, जाके लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं आपका फ़लस्तीन के मामले पे क्या मौक़िफ़, भाई आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। एक मुल्क है जिसमें इस तरह से आप नहीं कर सकते। और अभी बखीत साहब भी ये कह रहे हैं कि वहाँ इजाज़त नहीं है आपको सोशल्स पे अपने तनकीद करने की, और अब पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ या इस तरह से आप प्रोपेगेंडा करेंगे या फिर गलत इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपको बाकायदा सज़ाएँ हो सकती हैं। सो जस्ट बी वेरी कॉशियस, यू नो, आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम से काम रखें, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों तक महदूद रहें और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कहाँ जाएंगे? गुजरावाला चलेंगे जी, और राना अंसर हमें बता रहे हैं कि गुजरावाला का मौसम कैसा है। आज देखें, गुजरावाला शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से शहर और दूसरे इलाकों में जारी रहा। 2 से 3 घंटे 4 से 6 बजे के दरमियान तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद शहर का मौसम तो खुशगवार है, लेकिन जो बेशतर शाहराहें हैं वहाँ पर पानी जमा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट रोड पर। यहाँ अगर थोड़ा आगे जाएँ फतोमंड की तरफ तो सियालकोट रोड के दोनों ही तरफ 1.5 से 2 फीट पानी जमा है। इसी तरह जनाब स्टेडियम का इलाका है, जो तहसील ऑफिस वाला एरिया है, यहाँ भी पानी जमा है। शहर के जो दूसरे इलाके हैं, जिस तरह ख्याली के इलाके हैं, आलम चौक, दुल्ले के इलाके हैं, वहाँ भी बेशतर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए तमाम वासा की टीमें मुतहर्रिक हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला खुद भी सड़कों पर निकासी आपका जायज़ा ले रहे हैं। गैपको के फीडर बारिश की वजह से ट्रिप करने की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में सुबह से बिजली की आंख मचोली भी जारी है। 200 से ज़ायद गैपको के फीडर ट्रिप हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। गैपको इंतज़ामिया भी इस बारे में कह रही है कि बारिश का सिलसिला जब ख़त्म होगा उसके बाद बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरावाला में भी कुछ फीडर्स भी ट्रिप हुए हैं, लाहौर के मुताबिक फीडर्स ट्रिप हैं इसको काम के मुताबिक। वहाँ से भी हम ज़रा ब्रेक ले लें। कनाडा पाकिस्तान से बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। टोरंटो की फ़्लाइट भी 15-16 घंटे लेती है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक ग्रुप क्या है, 2 ही पाकिस्तानी है जो 2 दोस्त हैं, जिन्होंने सोचा कि भाई हम तो गाड़ी में जाएंगे और इतना लंबा सफ़र गाड़ी में करेंगे। 11,000 से ज़ायद किलोमीटर का फासला है। बाय रोड इन्होंने तय किया। जहाँ सड़क मिली वहाँ सड़क, जहाँ सड़क नहीं मिली वहाँ समंदर आया तो कश्ती में उन्होंने अपनी गाड़ी सवार करा दी। ये सब कुछ कैसे हुआ और इसमें कितना टाइम लगा? एक्चुअली 2 माह और प्रिसाइसली 16 दिन लगे हैं। ये जानने के लिए हमारे साथ ये दोनों ट्रैवलर्स एक्चुअली मौजूद हैं। शबीह जैदी हैं हमारे साथ, ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा, टोरंटो में मुकीम है गुज़िश्ता कई बरसों से, और वक़ार सैयद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह, इट्स गुड टू आप लोग खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। गुड टू नो दैट। वक़ार साहब, ये आपका आइडिया था या शबीह साहब का आइडिया था? बेसिकली ये वाला प्लान तो शबीह साहब का था। हम लोग इससे पहले 2 रोड ट्रिप कर चुके थे
और हमारी एक केमिस्ट्री, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि हम लोग साथ ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि पता है ट्रैवल में तो काफ़ी कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि आदमी स्ट्रेस हो जाता है। तो हम लोग पहले इसको डील करते रहे। तो शबी साहब बहुत दिन से सोच रहे थे कि यार हम लोग बाई रोड जाएंगे। मैंने कहा शबी तुम सोच लो, ये बहुत बड़ा प्लान होगा। ये काम करते रहे, मुख्तलिफ वीडियोस देखते रहे, अपने डिस्टेंसेस जो हमारे होते हैं, अगर हम फ्रांस से जाएंगे बेल्जियम या बेल्जियम से हम आगे नॉर्वे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कहाँ का रुकना होगा, ये सब डिज़ाइन करते रहे। और फिर हम लोग मीटिंग करके उसको और प्रोग्राम को अपने और डेवलप और इन्हांस करते रहे। तो फिर फाइनली इन्होंने कहा इसमें निकलते हैं। हम लोग 12 मई को कनाडा से निकले और फिर हम वहाँ आए मैनचेस्टर में हमने अपनी गाड़ी का इंतज़ार किया। हमें डोवर पोर्ट से, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी टोरंटो से बल्कि हमारा एक प्रोविंस है क्यूबिक से हमने गाड़ी शिप की थी इंग्लैंड। तो और फिर इंग्लैंड से आपने बाय रोड बाज़ाब्ता सफ़र का आगाज़ किया। शबी साहब, मतलब आपने प्लान तो बना लिया, इसके लिए आपने पहले क्या पेपर वर्क किया, किस होटल बुकिंग, अथॉरिटीज से रब्ता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इमिग्रेशन, ये सारा आप लोग पहले करके गए थे या देखा था हाँ जी जो रास्ते में आएगा उसको उसी वक्त डील करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ, तो एक चैनल पे देखा था, तो 3 दोस्त जो हैं वो कनाडा में एक शहर है उसका नाम है लंदन ओंटारियो कहलाता है, हमारा प्रोविंस का नाम ओंटारियो है। तो वो लोग इंडिया के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने इतने 30 कंट्रीज़ कवर नहीं किए थे, हमने 30 किए हैं। तो उनको देख के ये जज्बा पैदा हुआ कि हम भी जा सकते हैं। तो लोगों का कहना था भाई वो तो 27 साल के हैं, आप लोगों की ज़्यादा एज है। लेकिन हमने हिम्मत की, हम दोनों पहले कर चुके थे ट्रिप, आधा 60% कनाडा घूम चुके हैं ड्राइव करके, जबकि कनाडा बहुत बड़ा है। जी हाँ, दूसरा रशिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है ज़मीनी एतबार से। तो उस पर थोड़ी रिसर्च की। अच्छा, वीज़ों का इशू यूँ नहीं था कि हम दोनों के पास कैनेडियन पासपोर्ट भी है, पाकिस्तानी भी है, तो कोई शेनियन के जितने भी कंट्रीज थे उसमें बाकी हमने दोनों ने मिलके काफी। मगर गाड़ी लेके जाना इस तरह हर मुल्क में अलाउड होता है? बहुत ईजी थी, बहुत ईजी। उसके लिए तरीका ही होता है, कारने कहलाता है, ये बनता है उसका पेपर, जैसे हमारा आपका पासपोर्ट ऐसे गाड़ी का भी पासपोर्ट ही कह लीजिए उसको, परमिट होता है। तो वो आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे जिन जगह रिक्वायर्ड है वीज़े की, वहाँ उस पर भी स्टैंप लगती है, उस पर भी स्टैंप लगती है, आपको डिपॉजिट देना होता है। अच्छा, लंदन से आपने यूके से शुरू किया सफ़र, और उसके बाद आपने क्या रूट पकड़ा? यूके से हमने यूके से हमारी गाड़ी मिली थी डोवर पोर्ट पे, जो मैनचेस्टर के करीब है। फिर वहाँ से हम सेंट्रल लंदन गए थे। फिर उसके बाद वहाँ से हमने शुरू किया था, हम सबसे पहले बेल्जियम गए थे। 3 जगह हमने फेरी भी ली थी बीच में। एक फेरी तो 18 घंटे की थी। तो उसमें तकरीबन कोई जी हेलसिंकी के लिए गए थे हम, अपना फिनलैंड के लिए। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। अब बड़ी बात यह कि इस 28,000 किलोमीटर की ड्राइव में एक जगह भी अल्लाह का शुक्र है कोई पंचर नहीं हुआ, कहीं गाड़ी ख़राब नहीं हुई। तो ये 28,000 किलोमीटर सब इन्होंने ही ड्राइव की या आप बीच में? बिल्कुल इन्होंने ड्राइव की। और हम लोग ऐसा होता था कि हम लोग एक डेस्टिनेशन अगर हम रुके हैं तो हमारी अगली ड्राइव 6 घंटे की है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली टाइम्स के हिसाब से हम 6 घंटे में उसको 7 घंटे 8 घंटे करते थे, क्योंकि हम ब्रेक करते थे गैस के लिए, वॉशरूम ब्रेक्स। तो इस तरह हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन। मीनवाइल जब हम लोग होते थे रास्ते में तो मैं होटल बुक कर रहा होता था, तो हम होटल बुक करते थे। हमारा होटल बुक हो जाता था, हम सीधे वहाँ होटल में जाते, चेक इन करते। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम उस सिटी को एक्सप्लोर कर लेते, या फिर हम दूसरे दिन सुबह। अच्छा, अब इस दौरान आपने ज़ाहिर मुतअद्दिद शहर देखे और मुल्कों से गुजरे आपने वैसे भी पूरी दुनिया घूमी हुई, अदरवाइज भी तकरीबन काफ़ी दुनिया। कनाडा इतना हसीन है कि आप किसी चीज़ से इम्प्रेस होंगे। कोई ऐसा स्पॉट आया कि यार ये तो दिस इज़ लाइक ब्रेथ टेकिंग, ये तो बस ये तो यहाँ तो दिल चाह रहा है रुकी जाएँ, या अभी ये अनएक्सप्लोर्ड है, या लोगों को नहीं इस शहर का पता ज़्यादा? वाज देयर एनी डेस्टिनेशन? अच्छा, ऐसा था कि हमने ज़्यादातर मेजर सिटीज़ कवर किए हुए थे। बस ईरान में ऐसा था जो हमने नॉर्दर्न पार्ट देखा था। हमारे एक दोस्त होते हैं मसूद, उन्होंने हमें काफ़ी एक्सप्लोर कराया। वहाँ कोई 13-14 सिटीज़ में गए हम, तो उनके नॉर्दर्न साइड बहुत खूबसूरत है, लोग बड़े अच्छे हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊँ वहाँ की, कि हमें बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, टर्की से एंटर हो रहे थे, तो हमें 1-2 फैमिली मिल गई थी वक़ार को, बात कर रहे थे। हमारी गाड़ी पे मैप वगैरह बनाया, तो लोग बड़े एक्साइटेड होते थे, आगे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो उन्होंने बातों में हमने बताया कि जी हमें यहाँ होटल चाहिए, बाहर निकल के काफ़ी हेल्प की उन्होंने, लेकिन वो होटल नहीं मिला, रात का 2 बज रहे थे। तो कह रहे आप हमारी सिटी चले, वहाँ से 4.5 घंटे दूर था, नेक्स्ट मॉर्निंग वहीं जाना था हमें। तो वो वहाँ ले गए। सुबह वहाँ जब पहुँचे हमने कहा होटल करा दें, तो कहने ऐसे कैसे हो सकता है, आपको हमारे घर में रहना होगा, आप हमारे गेस्ट हैं। अच्छा, उसके अलावा जो उससे ऑन टॉप जो बात है ना, जो मैं कभी भूल नहीं सकता ज़िंदगी में,
वो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने अपनी वाइफ का डेबिट कार्ड मुझे दे दिया, नॉट क्रेडिट कार्ड, कि इसमें पैसे पड़े हुए हैं, आप लोग यूज़ कीजिए, जब जाने लगे तो हमें लौटा दीजिए। लेकिन उनसे एक हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था मसूद की वजह से। मेरे दोस्त हैं, उनका लेकिन बहुत ख्याल किया उन्होंने, बहुत ख्याल किया, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें अपने कंट्री में। अब ये आ तो गए हैं वापस, गाड़ी कैसे जाएगी? गाड़ी अच्छा देखें, अलमिया ये देखिए कि 29 कंट्री तो बहुत अच्छी तरह हो गया था। अब फिर कोयटा में हमारी गाड़ी फंस गई, इसलिए आप पता हाईवेज बंद हो गए थे बीच में ब्लॉक पे, तो गाड़ी वहाँ छोड़ दी थी। कल इंशाल्लाह यहाँ तो अब ये शिफ्ट कराएंगे आप यहाँ जी, यहाँ से। चलिए, वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच अबीज़ ज़ैदी साहब, थैंक यू। मैं एक बात जाते थे कहना चाहूँगा कि हम लोगों का, मेरा और शबी के दोनों का यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको चेक कीजिएगा, हमारे उसमें वीडियोस हैं। तो मेरे चैनल का नाम है द कैनेडियन रोड रनर, उसके आगे आप वक़ार सैयद लिख दें तो वो आ जाएगा, कि कुछ और लोग भी हैं। द कैनेडियन रोड रनर, वक़ार सैयद और शबी का जो चैनल है वो द कैनेडियन बैकपैकर्स। तो आप अब्दुल्ला छोटी सी, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें दुआ में याद रखा। चलें जी, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी कैन सी यू टुमारो। बारिश हो रही है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, बट निकलें तो जस्ट बी कॉशियस।